दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग पेरिस समझौता से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर भी गहरे प्रभाव डाल रहा है। पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसम घटनाएं, जलवायु संबंधित आपदाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संकट उत्पन्न हो रहा है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए दुनिया भर में वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें पेरिस समझौता प्रमुख है, जो देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एकजुट करता है। यह समझौता इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन के समाधान में सभी देशों की भागीदारी आवश्यक है, चाहे वो विकसित हों या विकासशील। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। यह मानव इतिहास में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे बड़ा और व्यापक वैश्विक प्रयास है। पेरिस समझौते को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के 21वें सम्मेलन यानी COP21 के दौरान अपनाया गया था। बता दें कि यह समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो 4 नवंबर 2016 को लागू हुई। लगभग 195 पक्ष, 194 देश और यूरोपीय संघ इस समझौते का हिस्सा हैं। यह समझौता इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जबकि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पेरिस समझौता इस बात पर बल देता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को सामान्य रूप से जिम्मेदारी उठानी होगी। यह समझौता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, अनुकूलन को बढ़ावा देने और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। आइए अब हम पेरिस समझौते की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करते हैं। बता दें कि पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की खामियों को दूर करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत केवल विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी थी, जबकि विकासशील और अविकसित देशों को इस दायरे से बाहर रखा गया। इससे विकसित देशों में असंतोष पैदा हुआ और जलवायु परिवर्तन पर समग्र प्रभाव सीमित रहा। पेरिस समझौता इन खामियों को दूर करते हुए सभी देशों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की व्यवस्था की गई, जहां प्रत्येक देश अपनी जलवायु कार्रवाई योजना प्रस्तुत करता है। यह समझौता विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर भी जोर देता है। आइए अब हम पेरिस समझौते के प्रमुख उद्देश्य और प्रावधान के बारे में जानते हैं। पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक और वैश्विक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना और इसके प्रभावों से बचाव के लिए देशों को तैयार करना है। इस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जलवायु योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत प्रस्तुत करें और हर 5 वर्षों में इन्हें अद्यतन करें। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में हर वर्ष $100 बिलियन प्रदान करने का वादा भी इस समझौते का एक प्रमुख प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि सभी सदस्य देश अपनी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि पेरिस समझौता न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। यह समझौता एक साझा जिम्मेदारी के तहत सभी देशों को प्रेरित करता है कि वे स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएं। आइए अब जानते हैं कि पेरिस समझौता आखिर कैसे कार्य करता है, अर्थात इसकी कार्यप्रणाली क्या है। पेरिस समझौता 5 साल के चक्र पर आधारित है, जिसमें देशों से तेजी से महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। हर 5 साल में सभी देशों को अपनी अद्यतन जलवायु योजना प्रस्तुत करनी होती है,
जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी कहा जाता है। इन योजनाओं में देश यह बताते हैं कि वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। 2023 में पेरिस समझौते के तहत पहली वैश्विक स्टॉक टेक प्रक्रिया का आयोजन हुआ। यह प्रक्रिया COP28 में संपन्न हुई, जिसमें सभी क्षेत्रों शमन, अनुकूलन और वित्त में कार्रवाई को तेज करने पर सहमति बनी। सरकारों को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का आह्वान किया गया। पेरिस समझौता देशों को दीर्घकालिक रणनीतियां तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में उनके प्रयासों को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करती हैं। हालांकि ये रणनीतियां अनिवार्य नहीं हैं। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को 2018 में पोलैंड के कैटोविस में आयोजित COP24 में तैयार किया गया, जिसे पेरिस नियम पुस्तिका कहा जाता है। इसे 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 में अंतिम रूप दिया गया। यह नियम पुस्तिका समझौते के सभी व्यावहारिक पहलुओं को स्पष्ट करती है और उसके कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करती है। आइए अब हम पेरिस समझौते में भारत की भूमिका और योगदान के बारे में जानते हैं। भारत पेरिस समझौते का एक प्रमुख हस्ताक्षर करता है और इसने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत ने 40% ऊर्जा उत्पादन को गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से सुनिश्चित करने और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है। भारत के ये प्रयास न केवल उसके सतत विकास के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, बल्कि यह वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। भारत सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका को और मजबूत किया गया है। चलिए अब हम पेरिस समझौते की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पेरिस समझौता कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह पहली बार है जब लगभग 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और कई देशों ने अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। हालांकि समझौते के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त में वादों को पूरा न करना, विकासशील देशों की संसाधन संबंधी कठिनाइयां और कुछ देशों का इस समझौते से बाहर होना इसकी सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अमेरिका का 2017 में समझौते से बाहर होना और बाद में दोबारा जुड़ना इस दिशा में राजनीतिक अस्थिरता को भी दर्शाता है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष की तरफ। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मानव की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल जलवायु संकट को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है। इस समझौते की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन और वैश्विक सहयोग पर निर्भर करती है। यदि सभी देश अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जलवायु संकट को प्राथमिकता दें, तो यह समझौता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है। पेरिस समझौता मानवता के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। पेरिस समझौता वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।